काम करते करते सूरज सर पर आ गया था। दिन का 1 बजने वाला था। ऐसे में भूख ने भी सताया तो मैं अपनी खाने की थैली लिए एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। जैसे ही मैंने रोटी खोलकर देखी, उसमें रखी लाल चटनी देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। घर में सालन तो 3 दिन से नहीं पक रहा था। ऐसे में जब खूब जोरों की भूख लगी थी तो ये चटनी भी मुझे जायकेदार लग रही थी। मेरी बीवी बड़ी मेहनत से सिल पर चटनी बनाकर रोटी में रख दिया करती। अभी मैंने पहला नवाला तोड़ा ही था कि अचानक मेरी नज़र पगडंडी पर बैठी उस लड़की पर पड़ी। गर्मी से निढाल चेहरा लिए और भूखी निगाहों से रोटी की तरफ देखती हुई उस लड़की पर मुझे बड़ा तरस आया। जब मैंने एक रोटी पर चटनी रखकर उसकी तरफ बढ़ाई तो उसने झट से वो रोटी थाम ली और फिर ऐसे खाने लगी जैसे 3-4 दिन से भूखी हो। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? मैंने आज तक ये लड़की अपने गांव में नहीं देखी थी। वो सर झुकाकर कहने लगी, दुनिया की धुतकारी हुई हूँ, मेरा अपना कोई भी नहीं है। उसके चेहरे पर बड़ी मायूसी थी। फिर मैं शाम तक काम करता रहा और वो उसी दरख्त के नीचे बैठी रही। जैसे ही शाम को घर जाने लगा तो मेरी नज़र बेबसी से बैठी उस लड़की पर पड़ी। वो अभी तक यहीं बैठी थी। अगर उसका कोई ठिकाना होता तो जरूर ही अपने ठिकाने पर चली जाती। अब मैं बेचैन सा हुआ क्योंकि एक जवान लड़की को छोड़कर जाना मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया। इसीलिए मैं उससे कहने लगा कि अगर तुम्हारा कोई अपना यहाँ नहीं है तो मेरे साथ चलो। मेरा घर है तो कच्चा पक्का, लेकिन उसमें तुम्हें सर छुपाने का ठिकाना मिल जाएगा। वो फौरन ही उठ खड़ी हुई। बहुत ही मजबूर होगी तभी तो किसी गैर के घर जाने पर तैयार थी। जब मैं उसे लेकर साथ गया, मेरी बीवी उसे देखकर गुस्से से आंख बगोला हो गई। वैसे भी उसे बात बात पर गुस्सा आता था और घर में मौजूद गुरबत ने तो जैसे उसकी खुश मिजाजी छीन ली। कौन है ये? घर में पहले ही खाने का कुछ नहीं है और तुम एक नए मेहमान को उठा कर लाए हो। मैं उससे कहने लगा कि ये मेहमान नहीं है बल्कि एक यतीम लड़की है, इसका कोई भी नहीं है। मेरी बीवी उसे देखकर नाक मुंह चढ़ा रही थी। मैंने देखा वो कमरे के कोने में नीचे जमीन पर सिमट कर बैठ। तभी मैं चुपके से अपनी बीवी से कहने लगा, ऐसा ना कहो, इस पर बुरा वक्त है। 4 दिन हमारे घर पर रहेगी, फिर कहीं ना कहीं चली जाएगी। अगर इसे ऐसे ही सड़क पर छोड़ देता, कोई ना कोई शैतान दरिंदा इसकी इज्जत पर हमला कर देता। वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, तुम्हें तो हर एक पर तरस आ जाता है, सिवाय मेरा हाल देखो क्या हो गया है। कपड़े फटे पुराने हैं, इतनी गर्मी में एक जोड़ा नहीं जो मैं अपने तन पर पहन लूं। गर्मी से जान निकलती है। आखिर कब मेरे नसीब बदलेंगे? शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन तुमने मुझे ऐसे ही रखा हुआ है। वो ताने देने से बाज नहीं आती थी। मैं खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। फिर शाम हुई तो उसने 4 रोटियां पका ली, साथ में टमाटर की चटनी फिर से तैयार कर ली थी। घर में ना राशन था और ना ही खाने पीने की कोई दूसरी चीज। मैं तो सब्र शुक्र करके वहीं खा लिया करता, लेकिन मेरी बीवी अक्सर रोना धोना करती क्योंकि वो एक अच्छे घराने से रुखसत होकर मेरे घर आई थी। लेकिन क्या जानती थी कि उसका नसीब इस कदर खोटा होगा कि हमारे घर में उसे सिर्फ चटनी ही नसीब होगी। फिर एक रोटी उसने उस लड़की के सामने भी रख दी जो छोटे छोटे नवाले लेकर उस टमाटर की चटनी को इस कदर मजे से खा रही थी जैसे ये दुनिया की मरूब गज़ा हो। दूसरी सुबह हुई तो वो मुझसे कहने लगी कि आज मैं खेतों में जा रही हूँ, इस लड़की को भी साथ ले जाऊंगी। अच्छा है, वडेरे की जमीनों पर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो 4 पैसे भी आएंगे। मैं उसे मना करना चाहता था कि ये 4 दिन की मेहमान है, इसे खेतों में लेकर ना जाओ, लेकिन मेरी बीवी कहने लगी, ये घर में बैठकर क्या करेगी? तुम भी काम पर चले जाओगे और मैं भी। हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर कमा रहे हैं। लेकिन मसला तो सारा ये था कि उस गांव का वडेरा इंतहाई जालिम था। निहायत कम उजरत देता और कभी कभी तो 1-1 महीने की उजरत भी रोक लेता। मामूली सी गलती पर वो पैसे काट लिया करता। यही वजह थी कि उस गांव का एक घराना भी खुशहाल नहीं था। फिर वो उसे साथ लेकर खेतों में चली गई, लेकिन शाम को वापस आई तो खुशी से उसका चेहरा धमक रहा था। कहने लगी, अरे ये लड़की तो काम करने में इतनी तेज है, इसने पल भर में सारा चारा भी काट लिया और सारी फसलों की सफाई भी कर दी। 4 औरतों का काम ये अकेली कर रही थी। मुझे अपनी बीवी की बात सुनकर ताज्जुब हुआ, जबकि वो सर झुकाए खड़ी थी। मैंने देखा उसके हाथ पर
दरांती चलाने के निशानात थे। मेरी बीवी ने अपने दुपट्टे के पल्लू में से बंधे हुए पैसे खोले और कहने लगी, जाओ आज तो कुछ अच्छा सा लेकर आना, आज मेरा गोश्त खाने को दिल कर रहा है। इस लड़की की वजह से वडेरे ने आज मुझे 4 दिन की दिहाड़ी दे दी, क्योंकि इसने आज बहुत ज्यादा काम किया। वो मासूम सी लड़की सर झुकाए खड़ी थी, लेकिन मेरी बीवी बहुत खुश थी। फिर मेरी बीवी ने जल्दी जल्दी गोश्त का सालन बनाया और हम तीनों ने मिलकर खाया। मैंने देखा वो आज भी सिर्फ एक रोटी लेकर बैठी थी। तभी मेरी बीवी से कहने लगी, मुझे वो चटनी खानी है। वो ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। कहने लगी, अरे गोश्त इतना अच्छा पकाया है मैंने, ये क्यों नहीं खाती? तो वो कहने लगी, वो मुझे चटनी बहुत अच्छी लगी थी, बहुत जायकेदार, ऐसी चीज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाई है। वो खोए खोए से लहजे में कह रही थी, जबकि मैं और मेरी बीवी दोनों इस बात पर हैरान रह गए। फिर हम दोनों ने गोश्त से खाना खाया, जबकि उसने वहीं टमाटर की चटनी खाई जब वो बड़े शौक से खा रही थी। फिर वहीं चादर बिछाकर गहरी नींद सो गई। मैं दिल में सोच रहा था कि ये लड़की कौन है, इसका ताल्लुक कहाँ से है, लेकिन मुझे अब तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका था। मेरा नाम फरीद है, मेरा ताल्लुक एक गांव से था। यहाँ जमींदाराना निज़ाम चल रहा था और उसी के तहत हम सारे गरीब गुर्बत की चक्की में मजीद पिसते जा रहे थे। यहाँ सब लोग वडेरे की गुलामी करते थे, जिनमें मैं भी शामिल था। यही वजह थी कि 27 साल का होने के बावजूद मैं अपने घर के हालात आज तक नहीं बदल पाया था। अम्मा अब्बा तो बहुत सालों पहले ही इंतकाल कर गए थे, जबकि मेरी शादी में सिर्फ 6 महीने बाकी थे। अचानक ही अम्मा का इंतकाल हो गया और अब्बा तो मेरे बचपन में ही फोत हो गए थे। ऐसे में मामू ने मुझ पर तरस खाया और अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दी। आयशा मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। मैं उसे देखकर जितना खुदा का शुक्र अदा करता कम था, लेकिन जब उसने मेरे घर की हालत देखी तो 2 महीने बाद ही वो लड़ाई झगड़े करने लगी। वो इतनी गुर्बत की आदी नहीं थी, लेकिन मेरे घर में सिवाय गुर्बत के और कुछ भी नहीं था। वजह ये थी कि मेरी अम्मा जब बीमार थी तो उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। यूं मैंने वडेरे से काफी रकम उधार ले ली। अब वही रकम सूद पर लेने की वजह से लाखों में हो चुकी थी। मैं वडेरे के खेतों में काम करता तो आधी रकम वो काट लिया करता और आधी दिहाड़ी मुझे दे दिया करता। यही वजह थी कि शादी को 4 साल होने के बावजूद मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। शायद मैं अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाया था। वडेरा दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था। उसने आधे गांव पर कब्जा कर लिया था और आधे गांव की जमीनों पर गरीब लोगों का हक था, लेकिन वो चाहता था कि किसी तरह ये जमीनें भी उन गरीब लोगों से छीन ले। न जाने उसके पास कौन सा कानून का खजाना था कि उसने सारे गांव के लोगों को खरीद लिया था। सुना था कि कई साल पहले उसकी हवेली में एक बहुत बड़ा आमिल आया था। पहले वडेरे के हालात बहुत खराब थे। उसकी जमीनें सारी बंजर थी और जो जमीनें अच्छी थी वो गांव के दूसरे गरीब लोगों के पास थी। लेकिन उसने ना जाने ऐसा क्या किया कि लोग अपनी जमीनें बेचने पर मजबूर हो गए और चंद साल बाद सारी जमीनें वडेरे के कब्जे में चली गई और उस गांव के लोगों के हालात मजीद खराब होते चले गए। उसने एक बहुत बड़ी हवेली गांव में तामीर कर ली थी। उसकी बीवी बच्चे खूब ऐश कर रहे थे। उसकी 1-2 नहीं बल्कि पूरी 3 बीवियां थी और तीनों के लातादाद बच्चे थे। वो पैसों में खेल रहा था, जबकि गरीब लोगों के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं थी। और ऐसा ही मेरा हाल था। मैं हर रोज चटनी रोटी से अपना गुजारा कर लेता और उसे ही खाकर खुदा का शुक्र अदा करता। लेकिन जब भी अपनी बीवी को देखता मुझे उस पर बहुत तरस आता। उसके पास न गर्मियों के कपड़े होते न सर्दियों के लिए। फटे पुराने कपड़े पहने वो दूसरी औरतों के साथ खेतों में काम करने चली जाती, जबकि जवान और खूबसूरत थी। मैं उसे मना करता था कि वो अपनी जान न मारा करे, लेकिन वो गुस्से में लड़ाई झगड़ा करते हुए कहती, तुम तो मेरा खर्चा पूरा नहीं करते, क्या पता वडेरे को मुझ पर तरस आ जाए और वही मुझे पूरी दिहाड़ी देने लग जाए। शायद हमारे घर के हालात बदल जाएं। यही सोच लिए वो खेतों में काम करने चली जाती। लेकिन आज उस लड़की को देखकर तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। ये बिल्कुल एक अनजान लड़की थी। फिर उस दिन वो मेरी बीवी के साथ खेतों में चली गई। फुर्ती से सारा काम काज किया। 4 बंदों का काम अकेले उसने किया तो वडेरे ने भी खुश होकर 2 दिन की दिहाड़ी दे दी। यूं उस दिन भी हमारे घर हांडी पकी। वो बिल्कुल सादा सी लड़की थी।
लेकिन अगले दिन सारी औरतों को वडेरे की हवेली पर जाना था, क्योंकि चावल की फसल उतरी थी और उसे ही साफ करना था। मेरी बीवी उसे साथ लिए वडेरे की हवेली पर चली गई और सारा कामकाज बड़े ध्यान से कर रही थी, जैसे उस काम में माहिर हो। लेकिन जब शाम को मैं घर आया तो मैंने उस लड़की को गायब पाया। मैं अपनी बीवी से कहने लगा कि वो लड़की कहाँ है, तो वो कहने लगी, अरे मैं क्या बताऊं, वडेरे की बीवी ने उसे देख लिया काम करते हुए। कहने लगी, इसे हवेली में ही छोड़कर जा, मैं इसे हवेली में काम दूंगी, आज से ये मेरी मुलाजमा बनकर रहेगी। ये सुनकर मैं बहुत गुस्सा हो गया और उससे कहने लगा, ये तुमने क्या किया? वो पराई लड़की थी, एक न एक दिन उसे अपने घर चले जाना था। तुमने जानबूझकर वडेरे की बीवी से कहा होगा कि इसे हवेली में रख लो। वो कहने लगी, मेरा यकीन करो, मैंने उसे नहीं कहा, बल्कि उसने ही तेजी से काम काज करते हुए उसे देखा तो कहने लगी, ये लड़की हवेली में सही रहेगी। वैसे भी हमारी हवेली में कई नौजवान लड़कियां काम करती हैं। मैं तुम्हें महीने के पैसे दे दिया करूंगी और तुम इस लड़की को यहाँ छोड़ दो। जब उसे पता चला कि ये लड़की यतीम है, उसका कोई वाली वारिस नहीं, तभी तो उसने उसे अपने पास रोक लिया। मेरी बीवी बड़ी मायूस थी, कहने लगी, मैं तो सोच रही थी कि ये लड़की हमारे बहुत काम आएगी, लेकिन देखो वडेरे की लालची बीवी ने उसे अपनी खिदमत के लिए रख लिया। मेरा दिल तड़प रहा था, न जाने क्यों मुझे उस मासूम लड़की पर तरस आ रहा था। हालांकि मेरा उससे कोई भी रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता था कि वो वडेरे की हवेली में रहे, क्योंकि मैं वडेरे की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ था। वो एक 50 साल बूढ़ा आदमी था, लेकिन गांव की कई नौजवान लड़कियों पर बुरी नजर रखता। हालांकि उसकी औलाद भी जवान होने को थी। अब मैं उसकी खैरियत जानने के लिए बेचैन था, चाहता था किसी तरह हवेली जाकर उसे देखूं कि वो ठीक है या नहीं। आधी रात हुई तो बीवी से नजर बचाकर हवेली चलाया। चौकीदार दरवाजे पर बैठा ऊँघ रहा था। मैं उससे बातें करने लगा, क्योंकि वो 20 साल से हवेली की चौकीदारी कर रहा था। मेरी नजर हवेली के बगीचे पर थी, जो बिल्कुल वीरान पड़ा था। लेकिन अचानक ही एक सफेद लिबास पहने मैंने नौजवान लड़की को एक दरख्त के नीचे खड़े देखा। वो हवेली की पिछली साइड से होती हुई ऊपर खिड़की से कूदकर अंदर कमरे की तरफ चली गई, जबकि चौकीदार की उस पर नजर भी नहीं पड़ी। मैं चौकीदार को बताना चाहता था कि मैंने अभी एक लड़की को वहां से हवेली के कमरे में जाते देखा है, लेकिन मैं ये सोचकर हैरान था कि उस लड़की के बाल बेतहाशा लंबे और वो अजीबोगरीब सी थी। किसी बिल्ली की तरह उछलती हुई उस कमरे में कूद गई। चौकीदार कुछ परेशान सा लग रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि चचा, तो आज इतना परेशान क्यों नजर आ रहा है, तो वो कहने लगा, अरे मैं क्या बताऊं, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मुसलसल मुझे इस बगीचे से पायल की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे रात भर को यहाँ फिरता रहा हो। अब मैं हैरान सा हो गया। उसे कैसे बताता कि मैंने भी अभी एक अजीब सी चीज देखी है, जो दिखने में तो लड़की लग रही थी, लेकिन दूर से ऐसा लगा जैसे कोई छल्लावा हो। लेकिन जिसे देखने मैं यहाँ आया था वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। 2 घंटे गुजर जाने के बावजूद फिर मैं घर चला आया। दूसरे दिन मैं खेतों में चला गया और बीवी हवेली में काम करने, क्योंकि चावल की फसल आई थी और उसी को गांव की सारी औरतें साफ कर रही थी। उस फसल को साफ करके शहर में महंगे दामों फरोख्त किया जाता था। दूसरे दिन मैं शाम को घर गया तो बीवी से कहने लगा, तुमने उस लड़की को देखा, ठीक तो है ना? वो वडेरे की बीवी उस पर कोई जुल्म ज्यादती तो नहीं कर रही? तो मेरी बीवी कहने लगी, अरे जुल्म कहाँ से करेगी, वो तो खामोशी से काम करती रहती है, इतनी सीधी सादी है, किसी से कोई बात भी नहीं करती, ना ही अपने बारे में कुछ बताती है। हालांकि हमें तो उसका नाम भी नहीं मालूम है। वाकई मेरी बीवी सच में ठीक कह रही थी, वो हद से ज्यादा खामोश रहती। लेकिन अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि अचानक तूफान खड़ा हो गया, जब पता चला कि वो लड़की हवेली से गायब हो गई है और उसने वडेरे की खूबसूरत हीरे की अंगूठी भी चोरी कर ली थी। कोई यकीन कैसे कर सकता था? उस अंगूठी की कीमत करोड़ों में थी और ऐसे में उस लड़की का इतनी कीमती अंगूठी चोरी करना सबके लिए हैरान कुन था। अब शामत मेरी और मेरी बीवी की आई थी, क्योंकि उसके वाली वारिस अम्मी थे, वो हमारे घर से ही हवेली में गई थी। वडेरे की हालत गुस्से से बुरी हो रही थी। उसने मुझे और मेरी बीवी को हवेली में तलब कर लिया। बताओ कौन है वो लड़की, कहाँ से आई थी? अब मैं खामोश था। मैं वडेरे से कहने लगा, मुझे खुद भी इस बारे में मालूम नहीं कि वो कहाँ से आई थी। उसने तो मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्यों, क्या वो गूंगी थी? उसने कुछ तो बताया होगा।
कि कौन से गांव से उसका ताल्लुक है, कहाँ से आई है। मैं अब परेशान हो गया। वो लड़की ज्यादा दिन तो मेरे घर रुकी ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में कुछ नहीं जान पाया। वो हवेली में भी तो रही थी, किसी ने तो उससे इस बारे में कुछ पूछा होगा, लेकिन हवेली के सारे मुलाजमों का कहना था कि वो किसी से बात नहीं करती। हमें तो मालूम ही नहीं था कि वो किस साजिश के तहत उस हवेली में आई है। अब वडेरा गुस्से से पागल हो रहा था। न जाने क्यों वो हीरे की अंगूठी के लिए इतना पागल हो रहा था। वो महंगी जरूर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे कोई दूसरा राज छुपा है। तभी वडेरे ने मुझे और मेरी बीवी को धमकी दी कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर हमने उस लड़की को नहीं ढूंढा तो वो मेरी बीवी को अगवा कर लेगा और वो हशर करेगा कि पूरा गांव तमाशा देखेगा। तुम जानते नहीं हो कि मेरी पहुंच कहाँ तक है। मैं उसकी धमकियों से अच्छी तरह वाकिफ था, ऊपर से उसका कर्जदार भी था। अब मुझे बहुत शिद्दत से रोना आ रहा था। दूसरी तरफ मेरी बीवी घर आकर रोना धोना करने लगी और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, खुदा के लिए मुझे तो मेरे घर छोड़ाओ। ना तो उस लड़की को घर में लेकर आते और ना ही हम पर मुसीबत नाजिल होती। ना जाने तुम क्या सोचकर उस लड़की को लेकर आए थे। अब देखो हम कितनी बड़ी मुसीबत का शिकार हो गए हैं और इस मुसीबत से हमें निजात नहीं मिलने वाली, क्योंकि हमें उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। कहाँ से मिलेगी वो हमें? हमारे पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। वो मुसलसल बोले जा रही थी, जबकि मैं गहरी सोच में मुब्तला ये सोच रहा था कि मुझे पहली बार वो लड़की उस दरख्त के नीचे नजर आई थी, लेकिन उससे आगे तो वीरान जंगल था और फिर उस जंगल के बाद एक दूसरा गांव शुरू हो जाता। हो सकता है उस साथ वाले गांव से उसका ताल्लुक हो। यही सोचकर मैं अपनी बीवी से कहने लगा, तुम 2-3 दिन के लिए अपनी वालिदा के घर चली जाओ, मैं उस लड़की को तलाश करने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर वो कहने लगी, हाँ मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। वडेरे का खौफ मुझे खाए जा रहा है। कहीं सच में वो मुझे अगवा न कर ले, मेरी इज्जत पर हमला कर दे। वो इंतहाई जाहिल और जालिम इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। यूं मैंने अपनी बीवी को उसके घर पर छोड़ा और खुद उस दूसरे गांव जा पहुंचा जहां पर मेरा कोई जान पहचान वाला भी नहीं था। वहां सब लोग आते जाते मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कौन हूँ, किसका रिश्तेदार हूँ, क्योंकि ऐसा ही हमारे गांव का माहौल था। अब मैं घबरा गया। किसी से भी ये नहीं कह सकता था कि मैं यहाँ किसी लड़की को तलाश करने आया हूँ। ना तो मेरे पास कोई तस्वीर थी और ना ही ऐसी कोई निशानी जिससे उसके नाम वगैरह का पता चल सके। फिर पूरा दिन में ऐसे ही ख्वार होता रहा, भला मुझे वो लड़की कहाँ नजर आती। जैसे ही शाम होने लगी तो परेशान हालत में घर वापस आने लगा। पैदल चलते हुए उसी जंगल से गुजरकर घर की तरफ आ रहा था, भूखा प्यासा, परेशानी की हालत में मुब्तला। एक तरफ वडेरे का खौफ था तो दूसरी तरफ बीवी की इज्जत का खौफ। अगर मैं उसे अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा तो उसके घर वाले सारी हकीकत जान जाएंगे और फिर वो मेरी बीवी को मेरे साथ नहीं रहने देंगे। यही सोचकर मैं परेशान हो रहा था। फिर जैसे ही उस वीरान रास्ते से गुजरने लगा कि अचानक ही मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा, पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन ये धीमी धीमी सी आने वाली आवाज किसी लड़की की लग रही थी। फिर मैं थोड़ी सी आगे बढ़ा, ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मेरे पीछे ही खड़ी हो, क्योंकि किसी की मौजूदगी मुझे बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। वो लड़की तो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी, मुझे गौर से देखती हुई। उसकी नजरों में बड़ी मेहरबानी थी, लेकिन हमेशा जो उसके चेहरे पर खौफ और खामोशी छाई रहती थी, आज उसकी जगह एतमाद न ली हुई थी। वो बड़ी पुरएतमाद नजरों से मेरी आंखों में देखे जा रहे थे। मुझे तलाश करने आए थे ना? वो मेरी आंखों में देखते हुए पूछने लगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया तो वो कहने लगी, देखो मैं खुद तुम्हारे पास आ गई, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से मैं बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हो गया हूँ। मैं एक चटनी रोटी खाने वाला इंसान था, मैंने कोई बड़े ख्वाब नहीं देखे थे। मैंने तो तुम्हारे साथ भलाई की, लेकिन तुमने क्या सिला दिया? ये सुनकर वो मुस्कुराई, कहने लगी, वो तुम्हारी चटनी रोटी ही तो मुझे अच्छी तरह से याद है। आज उसी की वजह से तो मैं तुम्हारे सामने आई हूँ। क्या मतलब? तुमने वो अंगूठी क्यों चोरी की थी? वो वडेरे की इतनी कीमती अंगूठी थी, क्योंकि वो अंगूठी मेरे वालिद की थी। अब उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही।
ये क्या कह रही हो? तुम तो एक गरीब लड़की हो जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, फिर वो अंगूठी तुम्हारी कैसे हो सकती है? ये सुनकर वो मुस्कुराई, फिर कहने लगी, वो सब मैंने तुमसे झूठ कहा था। मेरा एक पूरा खानदान यहाँ आबाद है। ये अलग बात है कि हम इंसानों की दुनिया में नहीं बल्कि हम अपनी दुनिया में रहते हैं, क्योंकि मैं कोई इंसानी लड़की नहीं बल्कि एक जिन जाती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैं 2 कदम पीछे हटा। मेरा खौफजदा चेहरा देखकर वो कहने लगी, मैं एक जिन्नात की मलिका हूँ। मेरा बाप एक शहंशाह जिन्नात है। इस अंगूठी की तलाश में मैं इंसानों की दुनिया में आई थी, भटकती फिर रही थी, क्योंकि मुझे वो अंगूठी चाहिए थी। हर हाल में जिसमें मेरे बाप की जान थी, उसकी ताकत थी उसकी अंगूठी। जब से उससे जुदा हुई थी वो बिल्कुल बेबसी की हालत में बिस्तर पर पड़ा था। अपने आप को लाचार समझ रहा था, लेकिन मैंने अपने बाप से वादा किया था कि भले कुछ भी हो मैं उस अंगूठी को अपने वालिद से जुदा नहीं होने दूंगी, क्योंकि एक आदमी ने धोखे से उनकी उंगली से वो अंगूठी उतरवा ली थी। मेरा बाप एक नेक शहंशाह जिन्नात है। वो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता, लेकिन वो इंसान जो एक आमिल है, उसने एक ऐसा जादू किया कि मेरा बाप कहीं बेहोश हो गया। उसने वो अंगूठी मेरे बाप के हाथ से उतार ली और किसी इंसान को बेच दी। आज वो इंसान इतना ताकतवर हो गया कि खुद को बादशाह समझने लगा, वो भी मेरे बाप की अंगूठी पाकर। तो मैं कैसे छोड़ देती अपने बाप की निशानी को? इसीलिए तो वो हीरे की अंगूठी वापस ले ली उस आदमी से। तो आदमी क्या वडेरा था? मैं हैरान होकर उससे पूछ रहा था। वो कहने लगी, हाँ तुम ठीक समझे, उसी ने मेरे वालिद की अंगूठी चोरी की थी। वो जिन्नात की अंगूठी उसके पास क्या आई? उसके पास तो दौलत बारिश की तरह बरसने लगी। वो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था और मेरा बाप कमजोर। उसके पास जितनी भी ताकतें थी सब खत्म होती जा रही थी, और ये बात मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? इसीलिए मैंने वो अंगूठी हासिल करना चाही। मैं बेबसी की हालत में उस गांव में पहुंची थी। घबरा भी रही थी कि कहीं कोई मेरा राज न जान ले, लेकिन मैंने अपने ऊपर एक ऐसा खतरनाक अमल किया था जिससे किसी को भी नहीं पता चल सका कि मैं एक इंसानी लड़की नहीं बल्कि एक जिन जाती हूँ जो किसी खास मकसद से इंसानों की दुनिया में आई हूँ। फिर मुझे मौका मिल गया उस हवेली में जाने का, और जैसे ही मेरे हाथ में वो अंगूठी लगी मैं फौरन ही खुद को वहां से गायब कर चुकी थी। अब तुम्हारे गांव में कोई भी ये बात नहीं जानता कि मैं एक जिन जाती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो और मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकालने आई हूँ। मैं बेबसी से उसे कहने लगा, तुम जानती हो मैं कितना गरीब हूँ, ऊपर से वडेरे का कर्जा भी मेरे ऊपर है, इसीलिए वो मुझे जान से मार देगा। तो वो जिनजादी कहने लगी, घबराओ मत, बस तुम मेरा एक काम करो, तुम किसी तरह सारे गांव वालों के सामने उसका ये राज खोल दो कि उस आमिल के साथ मिलकर वो जिन्नात के जरिए पूरे गांव पर एक खास अमल करवा रहा है, जिसकी वजह से उस गांव के सारे आदमी उसके सामने बेबस है। जब ये बात सारे गांव वाले जान लेंगे तो उस अमल का असर भी खत्म हो जाएगा और गांव वाले उस वडेरे के दुश्मन बन जाएंगे। वो जितने भी जुल्म कर रहा है सब उसके जुल्म से आजाद हो जाएंगे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे गांव वाले उस जालिम से निजात हासिल करें जो कई साल से उन पर मुसल्लत है? ये सुनकर मैं खामोश हो गया। अब मैं सोच रहा था कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है। कई लोग गांव से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो सब वडेरे की वजह से मजबूर हैं। जिनजाती मुझे खामोश देखकर कहने लगी, अब ये सब तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो अपनी किस्मत बदल लो, चाहो तो हमेशा के लिए गुलामी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं तुम्हारा साथ दूंगी क्योंकि मैं खुद भी एक मलिका हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी रियाया मुकम्मल आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे, ना कि मैं उन पर हुक्म चलाऊं, जैसे कि वो वडेरा जालिम इंसान तुम इंसानों पर जुल्म ज्यादती करता है। मैं उससे कहने लगा, अगर आप मेरा साथ देंगी तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ। जिंदगी में हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे। मैं भी अपनी बीवी को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। वैसे भी वो मुझसे नाराज़ होकर अपने घर चली गई है, ना जाने अब मेरी ज़िंदगी में वापस आएगी या नहीं। वो जिनजाती मुस्कुराते हुए कहने लगी, वो ज़रूर वापस आएगी जब तुम्हारे हालात बदल जाएंगे
तो वो खुद बखुद तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाएगी। लेकिन अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुमसे बहुत खुश होंगी, और हो सकता है कि मैं खुश होकर तुम्हें कोई बड़ा इनाम भी दे दूं। मैं हैरान रह गया था। दिल में सोचने लगा कि ये जिन्नात की मलिका है, कुछ भी कर सकती है। इसलिए अब मैं वापस अपने गाँव जा रहा था। थोड़ी देर पहले जो उदासी मेरे दिल पर छाई थी, अब वो काफी हद तक दूर हो गई थी। फिर 3 दिन गुजर गए, लेकिन मैं खुद को मजबूत कर चुका था। हालांकि अंदर से थोड़ा थोड़ा डर भी रहा था, लेकिन कहीं न कहीं ऐसे लगता कि वो जिन्नात की मलिका मेरे साथ है, इसलिए मुझे डरना नहीं चाहिए। यही सोचकर मैं बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था जब वडेरे के आदमी मुझे बुलाने चले आए। चल, वडेरे ने तुझे हवेली पर बुलाया है, आज लग रहा है तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो किस कदर जालिम है, अपनी कीमती अंगूठी के लिए कुछ भी कर सकता है। हालांकि वो अंगूठी उसकी तो नहीं थी। फिर मैं उसके आदमी से कहने लगा, तुम जाओ, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। तो वो कहने लगे, नहीं, हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। अब वो मुझे घसीटते हुए उस हवेली में लेकर जा रहे थे, लेकिन अचानक ही रास्ते में इस कदर जोरदार आंधी आई कि वो सब हैरान रह गए। अचानक से मौसम कैसे बदल गया। अचानक मुझे अपने कान के पास आवाज सुनाई दी, यहाँ से भाग जाओ। मैंने पलटकर देखा, वो जिनजादी बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी और मुझे इशारा कर रही थी। तो ये सब उसने किया था, वो भी अपनी ताकत से। अब मैं फौरन फरार होकर खेतों में छुप गया। घबराया हुआ वहां छुपने की कोशिश कर रहा था। जब वो जिनजादी मेरे सामने आई, मैं तंग आकर उससे कहने लगा, मैं ऐसे कब तक छुपता फिरूंगा, वो मुझे तलाश कर लेंगे। तो वो जिनजादी कहने लगे, तो ठीक है, फिर सारे गांव के लोगों को जमा करो और उसके सामने ये बता दो कि वो अंगूठी उस वडेरे की नहीं बल्कि एक शहंशाह जिन्नात की थी, जो उसने आमिल के साथ मिलकर हासिल की है। मैं हैरान होकर कहने लगा, क्या वो लोग मेरी बात का यकीन कर लेंगे? तो वो जिनजादी कहने लगी, हाँ, यकीन करेंगे, क्योंकि मैं भी तुम्हारी बात की गवाही देने आऊंगी। उनके सामने मेरे लिए ये मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि उन इंसानों के सामने अपनी असलियत जाहिर कर सकूं। अब मैं रात होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रात होती, मैं गांव के सारे लोगों को जमा कर लेता। फिर शाम के साए चारों तरफ फैल गए थे। वडेरे के लोग मुझे तलाश करते फिर रहे थे, लेकिन मेरा घर भी बंद था और मेरी बीवी भी गायब थी। फिर मैं चुपके से अपने पड़ोस में रहने वाले अहमद के घर गया और उससे कहने लगा कि वो एक बार मेरी बात सुन ले। अहमद मुझे देखकर घबरा गया, कहने लगा, तुम्हारा वडेरा दुश्मन बन गया है, कहीं तुम्हारी वजह से वो हमें भी नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन मैं उसकी मिन्नतें करने लगा कि सिर्फ एक बार वो मेरी बात सुन ले। जब मैंने उसे राज बताया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कहने लगा, तुम्हें कैसे मालूम? मैं कहने लगा कि क्योंकि वो जिनजादी मेरे सामने आई थी, और वो जो लड़की मेरे घर रहने आई थी वो कोई आम इंसानी लड़की नहीं, बल्कि एक जिन्नात की मलिका थी, जिसका इस गांव में आने का मकसद अपने बाप की वो अंगूठी हासिल करना था, जिससे वडेरे ने अपने कब्जे में लेकर रखा था। ये सुनकर अहमद को मेरी बात पर थोड़ा थोड़ा यकीन हो गया। फिर उसने ये बात 2-3 लोगों को बताई तो सबने मेरी बात पर यकीन कर लिया। अब सारे गांव के लोग जमा हो गए थे, जितने भी वडेरे के कर्जदार थे। फिर उसी में से एक बूढ़ा आदमी कहने लगा, वडेरे ने हमें कई साल से तंग कर रखा है, और फिर ये फरीद भला हमसे क्यों झूठ बोलेगा? तो मैं जल्दी से कहने लगा, हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो वो जिनजादी मलिका तुम्हारे सामने भी आ सकती है, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया है। बस तुम मेरा साथ दो। अगर वडेरा मुझ पर कोई जुल्म सितम करने की कोशिश करेगा तो तुमने उसे नाकाम बना देना है। अगर उसका ये मकरूह चेहरा सबके सामने आ गया तो यूं समझ लो कि हमारी उसके जुल्म से जान छूट जाएगी। हमारे नसीब में जो गुलामी लिखी है वो आज़ादी में बदल जाएगी। और फिर सोचो, कल को अगर हमारे बच्चे होंगे तो वो भी वडेरे के बच्चों के गुलाम बन जाएंगे। इसीलिए हमें इस गुलामी को ख़त्म करना होगा। यूं सारे लोगों ने हामी भर ली। मेरा साथ देने के लिए सब तैयार थे। फिर जैसे ही मैं दूसरी सुबह अपने घर गया, अचानक वडेरे के आदमी पहुंच गए।
मुझे गुस्से से देखते हुए कहने लगे, कल तो तू चकमा देकर फरार हो गया था, लेकिन आज हम तुझे नहीं जाने देंगे। मैं भी बेखौफ व खतर उनके साथ चल रहा था, क्योंकि पीछे पीछे पूरे गांव के लोग आ रहे थे। वडेरा ये समझ रहा था कि ये सब लोग तमाशा देखने आ रहे हैं कि वडेरा मेरे साथ क्या सलूक करने वाला है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि गांव वालों के सामने हकीकत आ चुकी है। तभी वडेरा उन लोगों से कहने लगा, इस आदमी ने जानबूझकर मेरी वो हीरे की अंगूठी इस लड़की के जरिए चोरी करवाई और शायद उसे शहर में बेच दिया है। आज मैं इसे अपने हाथों से मार दूंगा। तभी गांव के सब लोग मेरे सामने खड़े हो गए और कहने लगे, अगर आपने इसके ऊपर उंगली भी उठाई तो हम सब मिलकर आपको मार देंगे। यह सुनकर वडेरा हैरान रह गया था। कहने लगा, तुम गरीब लोगों की इतनी जुर्रत कि मुझसे ऐसे बात करो? तो एक बूढ़ा आदमी कहने लगा, हाँ, क्योंकि तुम इंतहाई जालिम और धोखेबाज हो। तुमने भी वो अंगूठी चोरी ही की है, वो भी इंसान की नहीं बल्कि जन्नात की। अगर वो जिनजादी मलिका तुम्हारे सामने आ गई तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वडेरे की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका राज इतनी जल्दी लोगों के सामने आ जाएगा, शायद ये उसे खुद भी नहीं मालूम था। वो कहने लगा, ये तुम लोग क्या कह रहे हो और किसने तुमसे झूठी कहानी सुनाई है? तभी अचानक ही सबकी आंखों के आगे गर्दो गुबार उड़ने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे तेज आंधी आई हो। जैसे ही लोगों ने अपनी आंखों के इर्द गिर्द होने वाली मिट्टी साफ की तो खौफ के मारे सबकी चीखें निकल गई, क्योंकि वो जिनजादी उस वडेरे के सामने खड़ी थी जिसे वडेरा खुद अपनी आंखों से देखकर दहशत का शिकार था। वो उसी लड़की के रूप में उसके सामने आई थी। तो वडेरा बौखलाहट का शिकार हुआ और लोगों से कहने लगा, अरे यही वो लड़की है चोरनी जिसने मेरी हीरे की अंगूठी चोरी की, पकड़ो इसे, मारो। लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि सब अच्छी तरह जानते थे कि ये एक जिनजादी मलिका है और कितनी ताकतवर है। अभी उसने अपनी ताकत का जो इशारा दिया था वो बहुत ही खौफनाक था। तभी वो जिनजादी कहने लगी, गांव के मासूम लोग नहीं जानते कि तुमने ना सिर्फ अंगूठी बल्कि उस दरख्त के नीचे छुपाया हुआ मेरे बाप का वो खजाना भी हासिल किया है, जिसकी वजह से आज तुम करोड़ों में खेल रहे हो। अगर तुमने वो सारा पैसा उन गरीबों में तकसीम नहीं किया तो मैं 1 मिनट में वो पैसा गायब कर सकती हूँ। फिर तुम सारी दौलत से महरूम हो जाओगे। तुम्हारे बीवी बच्चे भी तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। जैसे इस गरीब आदमी के साथ जुल्म हुआ वो भी तुम्हारी वजह से। मैंने तो तुम्हें अपने बाप की निशानी तुमसे हासिल कर ली जो उसके लिए बहुत कीमती थी, लेकिन वो खजाना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता जो तुमने उस संदूक में छुपा कर रखा है। लेकिन वो इन गरीब लोगों के काम आ सकता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वो खजाना जो हम जिन्नात का है इन गरीबों में तकसीम कर दो और इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना मेरे बदले के लिए तैयार रहना। ये कहकर वो वडेरे के सामने से गायब हो गई। अब गांव वाले वडेरे को ऐसे देख रहे थे जैसे उसे आंखों से ही खा जाएंगे। तब वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, अगर तुमने इस जिनजादी के कहने पर अमल नहीं किया तो हम खुद तुम्हारी हवेली की तलाशी लेंगे। खुद तुम्हारे बच्चे कई साल से अयाशी कर रहे हैं और हमारे बच्चे सिर्फ चटनी रोटी खा रहे हैं। आखिर ये जुल्म कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? तुमने हमारी जमीनें भी धोखे से अपने नाम कर ली, हमें सूद पर दिया हुआ कर्जा लाखों रुपए कर लिया, इसलिए हम इस निज़ाम के खिलाफ हैं। अब मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सब यक ज़बान हो गए थे। मैं खुश था कि उस जिनजादी की वजह से हमारे गांव में बहुत खुशहाली आएगी। तभी वडेरा कहने लगा, देखो मेरा राज तुम सब के सामने आ गया है, इसीलिए मैं खुशी खुशी वो खजाना तुम सब लोगों में तकसीम कर दूंगा। अब मैं इस जिनजादी की बात मानकर इन सब का अकेला मालिक नहीं बन सकता, इसलिए तुम अभी घर चले जाओ। कल सुबह मैं तुम्हें बुलाऊंगा अपनी हवेली पर और तुम्हें वो खजाना तकसीम कर दूंगा। ये सुनकर सब लोग खुशी से पागल हो गए थे और सब में मैं भी शामिल था। फिर उस वडेरे की बात पर यकीन करके मैं अब घर आ गया था। रात को बिस्तर पर लेटा तो दिल में सोचने लगा कि बीवी को जब पता चलेगा कि अब हम भी उस खजाने के मालिक हो गए हैं तो हमारे भी हालात बदल गए हैं। हमें चटनी रोटी नहीं बल्कि अच्छा खाना खाना पड़ेगा और
हमारे नसीब में अच्छा पहनना ओढ़ना भी लिखा है, तो कितनी खुश होगी। वो ख्वाहिश जो उसकी मैं कई सालों से पूरी नहीं कर सका, अब वक्त आ गया है कि मैं उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूं। ऐसे ही सुहाने ख्वाब मेरी आंखों के सामने आ रहे थे जब अचानक ही मुझे अपने कानों में सरगोशी सुनाई दी। उठ जाओ, अभी सोने का वक्त नहीं है। मैं ये आवाज सुनकर दहशत ज़दा सा उठा। मैंने देखा सामने वो जिनजादी मलिका खड़ी थी। वो कहने लगी, तुमने उस झूठे मक्कार आदमी की बात पर कैसे यकीन कर लिया? वो आज रात अपने खानदान की सारी दौलत लेकर इस गांव से फरार हो रहा है। अगर तुमने उसे नहीं रोका तो वो यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा। फिर हमेशा के लिए गांव वाले उस दौलत से महरूम हो जाएंगे जो जिन्नात का खजाना है। याद रखना, वही तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। ये सुनकर मैं तेजी से उठा। मैंने आसपास के सारे लोगों को अपने साथ लिया और हम तेजी से वडेरे की हवेली की तरफ जाने लगे। लेकिन जैसे ही वडेरा अपने खानदान को साथ लिए हवेली से बाहर निकलने लगा, हमने उसका रास्ता रोक लिया था। वो हैरान था कि हम सबको उसकी कैसे खबर हो गई, लेकिन अब वो मजबूर हो गया था। सर झुकाए हमारे सामने खड़ा था। उसकी सारी फैमिली वापस हवेली के अंदर चली गई। फिर वो कहने लगा, अब मैं बेबस हो गया हूँ। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि मैं वो खजाना तुम सब में तकसीम कर दूं। तभी वो गांव का बूढ़ा आदमी कहने लगा, हमें अब तुम पर कोई भरोसा नहीं रहा, इसीलिए आज ही वो खजाना हमें तकसीम करना होगा। वडेरे के साथ सारे आदमी हवेली पहुंच गए थे और फिर उसने अपने खास आदमी को वो संदूक लाने को कहा जो जिन्नात का खजाना था। अब सारे काम वाले हैरान परेशान उस खजाने को देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वडेरा अपने पास इस कदर दौलत छुपा कर बैठा है। धीरे धीरे वो पूरा संदूक खाली होने लगा, क्योंकि गांव का एक एक आदमी अपने हालात बदलने के लिए उस खजाने का मालिक बन गया था। थोड़ा थोड़ा सभी में तकसीम हो गया था। सब लोगों की आंखों में खुशी थी। उस खजाने की भला किसी को जरूरत नहीं थी। मेरे हिस्से में भी वो खजाना आया और मेरे चेहरे पर भी बल्ला की खुशी थी। वडेरा यूं बैठा था जैसे वो अपना सब कुछ हार कर बैठा हो। तभी गांव वाले कहने लगे, अब हम तुम्हारी जमीनों पर तभी काम करेंगे जब तुम हमारा सारा कर्जा माफ कर दोगे जो तुमने हमें सूद पर दे रखा है। वडेरा कहने लगा, मैं तुम लोगों के बगैर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, इसीलिए मुझे ये शर्त मंजूर है। अब उसका राज सबके सामने आ चुका था, इसीलिए वो बिल्कुल बेबस था। सब लोग खुशी खुशी अपने घर आ गए। मैं भी अपने घर आ गया था। रात को मैं मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि सुबह में जाकर अपनी बीवी को ले आऊंगा और उसे दिखाऊंगा कि सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर मेरी किस्मत कैसे बदल गई। मैं जानता था कि वो वहाँ खौफजदा होगी कि न जाने उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो लड़की जो हमारे घर आई थी वो एक जिनजादी थी। मैं उसे सारी कहानी सुनाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे लेने जाता, अचानक ही सुबह सुबह घर का दरवाजा बजने लगा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैं हैरान रह गया। मैं उसे कहने लगा, मैं तो तुम्हें ही लेने जा रहा था। तो वो कहने लगी कि मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और मैंने तुम्हें कुछ बताना है, इसीलिए मैं जल्दी से तुम्हारे पास आई हूँ। मैं हैरान था कि वो मुझे क्या बताने वाली है, हालांकि मैं उसे खास राज बताने वाला था। फिर वो कहने लगी कि जब मैं अपने घर में रह रही थी तो अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेर रखा था। मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान थी। भले ही मैं तुमसे लड़ती झगड़ती रहती थी, लेकिन कहीं न कहीं मैं तुमसे शदीद मोहब्बत भी करती थी। इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं तो बड़े आराम से इस घर में रह रही हूँ, लेकिन तुम न जाने कितनी परेशानी में मुब्तला होगे। कहीं वडेरा गुस्से में तुम्हें मार न डाले। यही सोचकर मैं उस रात अपने घर वापस आ रही थी। मेरे घर वालों ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। सब कहने लगे कि मेरा इस गांव में जाना खतरे से खाली नहीं है, तुम वहां ना जाओ। लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। मैं उसी रात तुम्हारे घर पहुंचना चाहती थी जो हमारा घर था, और मिलकर हमने उस घर को जन्नत बनाया था। लेकिन अभी मैं बीच रास्ते में पहुंची थी कि अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा हो।
میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ وہی لڑکی تھی۔ مجھے اس لڑکی کو دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ تمہاری وجہ سے میں اور میرا شوہر اتنے پریشان ہیں۔ ہم نے تو تمہارے ساتھ نیکی کی تھی، لیکن تم نے کیا سلا دیا؟ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرانے لگی۔ میں حیران تھی کہ میں اسے اتنا ذلیل کر رہی ہوں جبکہ وہ مسکرائے جا رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اپنے شوہر سے جا کر پوچھ لینا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا غلط کیا ہے یا صحیح، تمہیں جواب مل جائے گا۔ میں تمہیں زیادہ کچھ نہیں، بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں تو تمہاری مدد کرنے آئی تھی، اور تمہارے ساتھ میں نے اس گاؤں کے سب لوگوں کی قسمت بدل دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اچانک میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس دن میں نے واپس پلٹ کر اپنے گھر چلی گئی، لیکن اب یہ بات میرا جاننا بہت ضروری تھا کہ آخر اس لڑکی نے مجھے ایسا کیوں کہا تھا، اور وہ لڑکی کون تھی؟ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، ہاں یہی حقیقت ہے جو اس لڑکی نے کہا ہے، وہ بالکل سچ ہے۔ دراصل وہ کوئی انسانی لڑکی نہیں بلکہ ایک جن زادی تھی، اور اس نے ہمارے سارے کام اور قسمت بدل دی۔ پھر میں نے شروع سے لے کر آخر تک اسے اپنی ساری کہانی سنا دی اور بتایا کہ کس طرح وہ وڈیرا اس کے باپ کی انگوٹھی پر قبضہ کر بیٹھا تھا، اور وہ شہنشاہ جنات تھا، اسی لیے وہ اپنی انگوٹھی واپس لینے آئی تھی۔ جب میں نے اپنی بیوی کو وہ خزانہ دکھایا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، وہ خوشی سے رو رہی تھی۔ پھر ہمیں ہمارے حصے کی خوشیاں مل گئی تھی۔ ہم نے اپنا گھر تعمیر کروایا، اور میں نے اس حصے سے کچھ زمینیں بھی خرید لی۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی زمینوں پر کام کروں۔ میری بیوی میرے ساتھ زمینوں پر کام کرتی اور ہم مل کر کھیتی باڑی کرتے۔ پھر وہ ماں بننے والی تھی، کیونکہ گھر میں خوشحالی تھی تو اللہ نے بھی ہم پر کرم کر دیا۔ وہ جلد ہی میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ مجھے اپنے بچے کی اس دنیا میں آنے کا شدت سے انتظار تھا۔ میری بیوی کہتی کہ مجھے اس جن زادی کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے، نہ جانے وہ کہاں ہوگی۔ تو میں کہنے لگا کہ دور جنگل میں اس کا قبیلہ آباد ہے، وہ سب وہیں پر رہتے ہیں۔ لیکن وڈیرا اس دن کے بعد سے بہت بدل گیا۔ اس نے ہم گاؤں والوں پر ظلم کرنے چھوڑ دیے تھے۔ اب ہمارے گاؤں میں کوئی بھی سود پر قرضہ نہیں دیتا تھا، اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، کیونکہ اس جن زادی ملکہ کا خوف ہی ایسا تھا کہ اس نے صرف ایک بار اس وڈیرے کو ڈرا کر اس گاؤں کا مکمل نظام ہی بدل ڈالا تھا۔